Hello, good evening dear English learners and welcome back to my YouTube channel English for Success. आपका बहुत बहुत स्वागत है and today we are going to discuss the another comparison between till or until and unless. तो आज के सेशन में हम लोग साइड बाई साइड कंपैरिजन करने जा रहे हैं, यानी डिस्कस करने जा रहे हैं, डिफरेंसेस को देखेंगे किसके, टिल और अनटिल के, और साथ ही साथ अनलेस को. सो जो भी नए लर्नर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं एंड ऑफ कोर्स मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, सो दैट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब एंड देयर आर मेनी वीडियोस आर अवेलेबल इन माय वॉच लिस्ट, सो go and just watch these videos are very important for you, just your sake of your learnings to enhance and develop, okay, to your learning skills, not only for your competitive examination, but also to just grow your thinking and way of speaking as well, and that will help you. Okay, so let's get started. सो आज पहले देखेंगे हम लोग टिल और अनटिल को. हालांकि मैंने टिल और अनटिल को एक ही साथ रखा है, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ही थोड़ा सा फर्क है. हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसको. और जो दूसरा पार्ट है हम लोग का अनलेस, यहाँ पे मैंने इसके हिंदी को भी मेंशन कर दिया है, जब तक या तब तक, और यहाँ पे जब तक ना हो या यदि ना हो, यदि ना हो या ना जब, या तो जब तक की ना हो, इस तरीके से करके. इसके कुछ और भी हिंदी में इसके मीनिंग्स होते हैं जो कि आप इसको समझेंगे. तो चलिए पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टिल और अनटिल से. ओके, पहले मीनिंग को समझते हैं, दोनों का मीनिंग क्या होता है इस सेंटेंस में, इसको समझते हैं. टिल का जहां तक है, टिल फॉर एवरीडे स्पीच, मैसेज एंड इनफॉर्मल नोट्स. तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश की है, आई होप इस चीज को आप समझेंगे. तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ. फिर टिल का जो यूज है वो फॉर्मल इनफॉर्मल वे में किया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे जोड़ा है, एंड इनफॉर्मल नोट्स. टिल फॉर एवरीडे स्पीच यानी हर दिन के स्पीच में या मैसेज में या कॉन्वर्सेशन में हम कह सकते हैं, जो कि इनफॉर्मली हम लोग यूज करते हैं. तो वहां पे टिल का यूज जो है वो बहुत ही कॉमन होता है. लोग अक्सर टिल का यूज करते हैं अपनी इनफॉर्मल टॉक में, डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, मैसेजेस में, नोट्स में. दे जनरली टॉक, पीपल जनरली टॉक. ओके, सो दूसरी तरफ है अनटिल. अनटिल फॉर फॉर्मल और एकेडमिक राइटिंग्स. यस, अनटिल का यूज जो है हम लोग फॉर्मली करते हैं. इट मीन्स व्हाट, व्हेन वी राइट एनी लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, okay, any answer especially, okay, then in that situation we'll mention what, until there. Okay, तो until का यूज हम लोग क्या करते हैं फॉर्मल वे में, है ना. जब हम किसी राइटिंग को कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन को लिख रहे होते हैं, या ईमेल्स वगैरह लिख रहे होते हैं, जो कि फॉर्मली है ना, फॉर्मल रूप से लिखा जाता है, तो वहां पे हम लोग क्या है until का यूज करते हैं. ओके, आई होप इट इज क्लियर. अच्छा, एक और बात यहाँ पे, अप टू अ पॉइंट इन टाइम और इवेंट. ये जो अनटिल है ये डिस्कस करते हैं, यानी कि ये बताता क्या, इसका जो मेन मीनिंग है ये आप यहाँ इसको समझेंगे. अप टू अ पॉइंट इन टाइम और इवेंट, यानी कि एक समय तक को, यानी एक समय को वो कंसीडर करता है, दिखाता है. अप टू अ पॉइंट, एक समय तक या एक इवेंट तक, इसका मतलब होता है टिल और अनटिल का, जो कि मैंने यहाँ हिंदी में भी मेंशन कर दिया है, जब तक या तब तक. चलिए वही दूसरी तरफ देखते हैं अनलेस को. अनलेस इफ नॉट और एक्सेप्ट इफ, यानी कि जब तक कि नहीं या यदि ना हो. तो ये जो है ना, ये पूरा जो पैटर्न है ये कंडीशनल सेंटेंस के आधार पे चलता है ना. ये कंडीशनल फॉर्म्स पे, या तो कंडीशनल 1 को ले लीजिए या कंडीशनल 2 या 3 को ले लीजिए. इस तरीके से ये क्या है, अनलेस इस चीज को, कंडीशनल सेंटेंस को या कंडीशनल सिचुएशंस में इसको रखा जाता है ना, यूज किया जाता है सेंटेंसेस में. ओके, और ग्रामेटिकल एरर्स तो इसमें भर भर के आते हैं, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनको ये ध्यान रखना होगा कि टिल और अनटिल के साथ के द्वारा या अनलेस का यूज करके, टिल के जगह पे अनलेस का या अनटिल के जगह पे अनलेस का यूज करके अक्सर क्या है, इससे एरर्स बनाए जाते हैं. और
जो रूल हम लोग नहीं समझते हैं या नहीं अभी तक जानते हैं, जिसके कारण हम लोग क्या अक्सर गलतियां कर देते हैं, तो हम लोग उसको भी आज देखेंगे। ओके, सो ये तो हो गया दोनों का मीनिंग, राइट। अब इन दोनों का यूज देखते हैं कंजंक्शंस के आधार पर। पहले कंजंक्शंस के आधार पर देखते हैं टिल और अनटिल को। कनेक्ट्स अ डिपेंडेंट क्लाउज टू एन इंडिपेंडेंट वन। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो है एक कनेक्ट्स अ डिपेंडेंट क्लाउज, ध्यान रखिएगा, एक डिपेंडेंट क्लाउज को कनेक्ट करता है किससे, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज से, ठीक है ना। सेटिंग अ टाइम लिमिट फॉर द एक्शन, यानी कि एक किसी कार्य के लिए क्या है एक टाइम को सेटअप करता है, टाइम के बाउंड को या एक लिमिट को यहाँ पे क्या है इसका इस तरीके से यूज किया जाता है, किसका, टिल का या अनटिल का, समय को दिखाने के लिए, समय को बाउंड करने के लिए, ठीक है, या उसके लिमिट को शो करने के लिए यहाँ पे क्या है टाइम का यूज किया जाता है, यानी कि टिल और अनटिल का यूज किया जाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ लेते हैं थोड़ा। सी डिडंट गो आउट टिल इट स्टॉप रेनिंग। तो यहाँ पे सेंटेंस समझते हैं, वह बाहर नहीं गई, गो आउट टिल, जब तक कि इट स्टॉप रेनिंग। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दो क्लाउजेस हैं, ये रहा हमारा पहला क्लाउज, टिल यहाँ पे कंजंक्शन है, और इट यहाँ पे क्या है, इट से जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे ये दूसरा कंजंक्शन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि टिल का यूज जो है हम लोग कंजंक्शंस की तरह भी करते हैं। टिल जो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, जिसका कि हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो टिल यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे समय को यूज किया जा रहा है। सी डिड गो आउट, वो बाहर नहीं गई जब तक कि इट स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश रुक नहीं गया, है ना। यानी कह सकते हैं इट स्टॉप्ड रेनिंग मीन्स व्हाट, बारिश जब तक रुक नहीं गई, ठीक है। टिल यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, जो कि समय को, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं सी डिडंट गो आउट टिल, जब तक इन्हें इट स्टॉप रेनिंग, जब तक बारिश नहीं रुक गई वो क्या है, वो बाहर नहीं गई। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये हमारा सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाउज, और ये जो हो गया यहाँ पे ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लाउज है। तो चलिए क्लाउज के बारे में मैं फिर कभी डिस्कस कर दूंगा अगले आने वाले सेशंस में। फिलहाल हम लोग टिल पे फोकस करते हैं। तो ये क्या है, कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है। कंजंक्शन का काम क्या होता है, सेम क्लास के, सेम रैंक के वर्ड्स को, फ्रेज को, राइट, क्लाउजेस को जोड़ना। तो यही यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। आगे देखते हैं। वेट फॉर फ्यू मिनट्स अंटिल आई कॉल यू, इट मीन्स व्हाट, अब यहाँ पे देख सकते हैं अंटिल का यूज किया गया है। थोड़े समय के लिए इंतजार करो जब तक कि मैं तुम्हें कॉल ना कर लूं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं वेट फॉर फ्यू मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑर्डर या रिक्वेस्ट के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है ना, हिडन है, आप ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे हमेशा क्या है, ऐसे सेंटेंसेस में यू होता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है हमेशा क्या होता है, यू होता है, आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे यू मान लेते हैं, यू वेट फॉर फ्यू मिनट्स अंटिल आई कॉल यू, जब तक कि मैं तुम्हें कॉल ना कर लूं। तो ये देख सकते हैं ये दूसरा क्लाउज है, या मतलब से डिपेंडेंट क्लाउज है, और ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है। और अंटिल हमारा क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, यहाँ पे मतलब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि टाइम के आधार पर क्या है, टिल और अंटिल का यूज यहाँ पे सेंटेंस में किया गया है, जो कि एक कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है, जो दो क्लाउजेस को जोड़ने का यहाँ काम कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर। अब वहीं दूसरी तरफ देखते हैं इसका डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स भी हैं। इंट्रोड्यूसेस अ नेसेसरी कंडीशन फॉर समथिंग टू हैपन, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये इंट्रोड्यूस करता है, दिखाता है कुछ कंडीशंस को जो कि नेसेसरी हैं, आवश्यक हैं, ठीक है, जरूरी है। और वो कंडीशंस किसके लिए होते हैं, समथिंग टू हैपन, यानी कुछ ऐसा होने वाला है ना, उसके लिए। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा है इफ नॉट, इफ समथिंग हैपन नॉट। तो इफ के बाद कुछ चीजें आप यहाँ याद रखेंगे, हालांकि मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। अनलेस
का यूज जिस क्लाउज के साथ हो रहा है, जिस सेंटेंस के साथ हो रहा है, उसके बाद हम लोग नॉट का यूज नहीं करते हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं कि अनलेस का यूज जिस क्लाउज के साथ या जिस सेंटेंस के साथ किया जा रहा है, उसके साथ हम लोग नॉट का यूज नहीं करते हैं। दैट इज द व्हाट अगेंस्ट द रूल ऑफ ग्रामर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। आगे भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट इट या उसको छोड़ करके या इसमें से कोई एक या नॉट इसमें से कोई एक ऑल्टरनेटिव का भी यहाँ पे यूज देता है अनलेस, बट वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ। चलिए यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस पहले, अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। तो आप देख सकते हैं कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये कंडीशनल वन है हमारा। आप अगर ध्यान दें तो कंडीशनल वन है हमारा। अगर यहाँ पे अनलेस की जगह अगर इफ होता, इफ यू स्टडी यू विल फेल, अच्छा तब यहाँ पे क्या है, अनलेस का मतलब ही होता है जब तक कि नहीं। आप देख रहे हैं, जब तक कि ना हो या जब तक कि नहीं, आप ऐसा भी कह सकते हैं यदि ना हो। अनलेस यू स्टडी यू विल फेल, जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। अगर इफ क्लाउज होता तो इफ यू डोंट स्टडी यू विल फेल। अगर इफ क्लाउज होता तो क्या होता, इफ यू डोंट स्टडी यू विल फेल। तो आप देख सकते हैं इसमें भी दो क्लाउजेस हैं, पहला क्लाउज और ये दूसरा क्लाउज। तो अनलेस के साथ जो क्लाउज आ रहा है वो हमेशा क्या होगा, डिपेंडेंट क्लाउज होगा, और जो उसके बाद वाला जो है कॉमा के साथ वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनलेस क्या है, कंडीशन को दिखा रहा है, इफ एंड नॉट, क्योंकि ये अपने आप में इफ नॉट को यूज करता है, अपने साथ लेता है, तो यहाँ पे अलग से नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान रखेंगे। ओके, या तो एक्सेप्ट इट, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखें कि जब हम दो क्लाउजेस को यूज करते हैं तो जो क्लाउज होंगे अगर बीच में कंजंक्शन आ रहा है तो वहां पे कॉमा जो है वो आपका कंडीशन होगा, यानी कि आप कॉमा यूज कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्लाउज डायरेक्ट किसी कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है तो आप दो क्लाउजेस को सेपरेट करने के लिए आप वहां पे कॉमा का यूज जरूर करेंगे। यू कैन सी दैट अनलेस यू स्टडी कॉमा यू विल फेल। ओके, दैट इज द फर्स्ट सेंटेंस। अनलेस का यूज यहाँ किया गया है। आई विल वेट अनलेस यू कम, यानी कि दूसरा सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल, आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम नहीं आओगे। अनलेस के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉट का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता, आप ध्यान रखेंगे। अगर यही इफ क्लाउज होता, इफ यू डोंट कम, अगर इफ क्लाउज होता यानी अनलेस की जगह पर इफ का यूज किया जाता तो यहाँ पे क्या होता, डोंट कम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कंजंक्शंस का यूज किया जा रहा है अनलेस, और यहाँ पे भी अनलेस क्या है, एज ए कंजंक्शन के रूप में यूज किया जा रहा है, जो दो क्लाउजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखते हैं प्रपोजिशन। हालांकि अनलेस प्रपोजिशन के रूप में काम नहीं करता, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया है, यानी कि अनलेस जो है प्रपोजिशन के रूप में यूज नहीं किया जाता। फिर भी इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले इस वाले पार्ट में आते हैं, यानी कि टिल और अनटिल का यूज जो है वो हम लोग एज अ प्रपोजिशन करते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं। इंडिकेट्स अ स्टेट और एक्शन कंटिन्यूज अप टू अ स्पेसिफिक टाइम, यानी कि ये किसी स्टेट को यानी किसी अवस्था को यानी किसी एक्शन को, कार्य को दिखाता है किसी स्पेसिफिक टाइम तक, अप टू अ स्पेसिफिक टाइम, यानी किसी निश्चित समय तक। टिल और अनटिल के किसी निश्चित समय तक किसी काम को होने का, कंटिन्यूटी होने का यानी कंटिन्यूस होने का वो दर्शाता है, शो करता है। स्टेट उसकी अवस्था को दिखाता है। ठीक है, इंडिकेट्स करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आई विल बी हेयर अंटिल टिल 6 PM, राइट। मैं यहाँ 6 बजे तक रहूंगा। आई विल बी हेयर अंटिल और टिल 6 PM। तो यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे हम लोग अंटिल का भी और टिल का भी यूज किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम है, बस दोनों में अंतर क्या है, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है, राइट, जो कि हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंटिल एंड टिल ये दोनों ही प्रपोजिशन की तरह यूज कर रहे हैं। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये दोनों ही क्या है, ये प्रपोजिशन है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कंजंक्शन नहीं है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस दो क्लाउजेस को नहीं जोड़ रहे हैं, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि नाउन को, यानी कि प्रिपोजिशंस का काम क्या होता है, नाउन के पहले आना। 6 PM क्या है, अपने आप में एक नाउन है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके पहले आके ये पूरे सेंटेंस के साथ क्या इसके रिलेशन को एस्टैब्लिश कर रहा है, राइट, फॉर्म कर रहा है। तो टिल और अनटिल
यहाँ पे क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो क्या है, प्रिपरेशन के रूप में यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि क्लाउज में टिल का यूज कैसे किया गया है और प्रिपरेशन के रूप में उसका टिल का यूज कैसे किया गया है। कंजंक्शन में ये दो क्लाउजेस को जोड़ रहा है, टिल या अनटिल। वहीं दूसरी तरफ प्रिपरेशन में ये किसी क्लाउज को नहीं जोड़ रहा, ये किसी क्लाउज को नहीं जोड़ रहा, बल्कि टाइम के पहले आके, नाउन के पहले आके उसकी जगह को क्या है, व्यवस्थित कर रहे हैं, उसकी जगह के बारे में बता रहे हैं। प्रिपरेशंस का काम ही ये होता है कि वो नाउन के पहले आकर उसकी जो उसका जो एक कह सकते हैं रिलेशन जो है दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस वो ऐड करता है, बताता है, जोड़ता है। तो सेम यहाँ भी है। ओके, तो ये रहा पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, ही स्लीप्स टिल 10 o'clock at night, यानी कि वह रात में 10 बजे तक सोता है। इट मीन्स 10 बजे तक सोता है, एट नाइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 10 बजे तक सोता है कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि 10 बजे तक सोना कहने का मतलब कि रात के 10 बजे तक ही सोता है, फिर सुबह उठ जाता है, यानी 10 बजे के बाद नहीं सोता है, या वो 10 बजे से सोने जाता है और सुबह तक सोता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आप समझिएगा सेंटेंस के मीनिंग को। ही विल बी नॉट, ही स्लीप्स टिल 10 o'clock at night, वो रात के 10 बजे तक सोता है, यानी कि उसका रेगुलर क्या है, ये हैबिट है ना, वो 10 बजे तक सोता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया। तो आप ध्यान रखें कि ये भी आपका क्या है, एक प्रपोजिशन है। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए कुछ और पॉइंट्स हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अप टिल और अप अनटिल। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्या है, इसका यूज किया जाता है अप टिल और अप अनटिल के रूप में भी। हालांकि ये थोड़ा रेयर ही है, अप अनटिल बहुत कम इसका यूज होता है, लेकिन अप टिल का यूज ज्यादा होता है कॉमन भाषा में, बोलचाल में। यूज टू एम्फसिस टू शो अ सिचुएशन कंटिन्यूड राइट अप टू अ स्पेसिफिक ऑफ्टन सरप्राइजिंग पॉइंट। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है एक सिचुएशन को जो कि कंटिन्यूड, लगातार हो रहा है, राइट अप टू स्पेसिफिक ऑफन सरप्राइजिंग पॉइंट, यानी कि जो लगातार कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, या एक ऐसा सिचुएशन जो कि हो रहा है लगातार, जो कि हमेशा प्राय क्या, सरप्राइजिंग। ऑफन मतलब कि प्राय सरप्राइजिंग, आश्चर्यता को, यानी किसी पॉइंट को, किसी बात को वो लगातार एम्फसिस करता है, यानी उस पर जोर डालता है। अभी देखते हैं इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्कर्स वर्कड अप अंटिल यस्टरडे। ठीक है, वर्कर्स ने कल तक काम किया, है ना। वर्कर्स जो है वो उन्होंने कल तक काम किया, अप अंटिल यस्टरडे, यानी कल तक काम किया। हो सकता है वो और भी पहले से काम करते आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया जाए कि वर्कर्स ने कल तक, यानी कल शाम तक, यानी कि यस्टरडे, नॉट शाम, नॉट इवनिंग, आई मीन टू से यस्टरडे मीन्स व्हाट, ये यस्टरडे क्या है, एडवर्ब टाइम है, और अंटिल क्या है, एज अ प्रिपोजिशन ही यूज हो रहा है यहाँ पे, है ना, कि कल तक वर्कर्स ने काम किया। क्योंकि ये पास्ट टेंस से आप देख सकते हैं V2 में यूज किया गया है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे अंटिल क्या है, आपका एक प्रिपोजिशन के रूप में यूज किया जा रहा है। ही वॉज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट अप टिल मिडनाइट, यानी कि वह प्रोजेक्ट पर मिडनाइट तक काम कर रहा था। यानी मिडनाइट तक कहने का मतलब अप टिल, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी कि वो उसने कभी स्टार्ट किया होगा, यानी किसी पॉइंट पे उसने स्टार्ट किया, ठीक है, और वो एक समय तक, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट, जिसको कि मिडनाइट किया कहा गया है, वहां तक उसने क्या है, वर्क किया है। तो ये क्या है, एक पॉइंट को या एक सरप्राइजिंग, जो कि अक्सर स्पेसिफिक वर्क को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। आई होप इट इज क्लियर। तो अप टिल भी यहाँ पे क्या है, एज अ प्रिपोजिशन यूज किया जा रहा है। ठीक है, अनटिल जिस तरीके से किया जा रहा था उस तरीके से यहाँ पे क्या है, अप टिल भी यूज किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे ये दोनों प्रिपोजिशन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, इंडिकेट फ्यूचर डेडलाइन। यस, यानी कि फ्यूचर्स के एक कह सकते हैं डेडलाइन जो होता है, एक जो निश्चित समय होता है कि आप इसके बाद क्रॉस नहीं कर सकते, दैट इज योर डेडलाइन और डेड टाइम। यू कांट क्रॉस or can't cross that timing, and you have to do your work or perform your work or accomplish your work within the time or before that dead time. Okay, I hope it is clear. चलिए यहाँ देखते हैं इसको।
यू हैव अंटिल जून 10th टू सबमिट द प्रोजेक्ट। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं अंटिल जून। यहाँ भी क्या है कि एक प्रिपरेशन की तरह यूज किया जा रहा है, राइट, कि तुम्हें जो है जून तक अपने काम को कंप्लीट कर देना है, उससे अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर देना है। यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट, यानी कि जून तक। जून यहाँ पे क्या है, डेडलाइन है, तो जून तक, यानी कि आप देख सकते हैं अंटिल जून, राइट, जून 10th, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक डेट भी दिया गया, जून 10 तक तुम्हें क्या है अपना रिपोर्ट सबमिट कर देना है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि डेडलाइन का रूप में यहाँ पे अंटिल को रिप्रेजेंट किया गया है, कि जो कि एक निश्चित पॉइंट को, निश्चित टाइम को यहाँ पे क्या है शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए कुछ और भी इसके यूजेस है उसको भी देख लेते हैं। द फार्मर यूजेस अ ट्रैक्टर टू टिल द सॉइल, स्पेशली टिल। देखिए टू टिल, ये इन्फिनेटिव है, 2 + V1, या ध्यान रखिएगा 2 + V1, तो ये यहाँ पे एज अ वर्ब, टिल जो है यहाँ पे वर्ब यूज किया जा रहा है। यहाँ पे टिल का मतलब क्या हो गया, टू कल्टिवेट अ प्लॉट, यानी खेत जोतना। फार्मर यूजेस अ ट्रैक्टर टू टिल द सॉइल, यानी फार्मर जो है खेत जोतने के लिए क्या है ट्रैक्टर का यूज करते हैं। तो टिल का जो यूज है हम लोग एज अ वर्ब भी करते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, राइट। तो यहाँ पे इसका यूज कैसा हो रहा है, एज अ वर्ब। यहाँ पे ये जो टिल है यहाँ पे कैसा यूज हो रहा है, एज अ वर्ब, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका। द कैशियर रैंक अप द आइटम्स एट द टिल। अब यहाँ पे टिल का जो यूज है आप देख सकते हैं, टिल यहाँ पे लिखा गया है और इसके पहले डिटर्मिनर है, तो डिटर्मिनर के अक्सर क्या बारह क्या आता है, नाउन आता है, ठीक है। तो द ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अक्सर नाउन ही है, लेकिन यहाँ पे टिल का जो यूज है ऐसा ऐसा नाउन है, ठीक है। द कैशियर रैंक अप द आइटम्स एट द टिल। तो यहाँ पे टिल का मतलब क्या हो गया, कैश रजिस्टर या ड्रॉअर। तो कैशियर ने अपना पैसा मिलाया कहाँ, रजिस्टर पे या ड्रॉअर पे, यानी कि मैच कराया उससे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया। तो टिल का जो यूज है यहाँ पे ऐसा क्या है, नाउन है। तो टिल के बारे में हम लोग ने क्या देखा, टिल या अंटिल के बारे में। अंटिल का यूज एज अ कंजंक्शन, एज अ प्रिपरेशन, और डिफरेंट एज अ वर्ब, स्पेशली टिल एंड एज अ नाउन, जो कि अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ पॉइंट्स इधर रह गए हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सपेक्टिंग अ सिचुएशन और एक्सेप्शन, यानी कि जब हम किसी सिचुएशन को या एक्सेप्शन को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हालांकि हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते, ये प्लानिंग कुछ ऐसा होता है, लेकिन हाँ हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। सो ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करते हैं, यूज टू इंडिकेट एन एक्सेप्शन टू अ जनरल स्टेटमेंट, यानी कि एक जनरल सामान्य स्टेटमेंट के लिए, है ना, एक एक्सेप्शंस को, अपवाद को इंडिकेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, एग्जांपल समझते हैं। ही वुडंट हैव नोन अनलेस यू टोल्ड हिम, राइट। वह नहीं जान पाता जब तक कि तुम उसे नहीं बताते। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये कंडीशनल 3 है, आप यहाँ पे देखिएगा, ये कंडीशनल 3 है, कंडीशनल ये 3 है, ध्यान रखिएगा। He wouldn't have known unless you told him, यानी कि वो नहीं जान पाता अगर तुम उसे नहीं बताते। अगर यहीं पे if का होता तो if you didn't tell him, ठीक है। अगर नेगेटिव में बदलना होता तो क्या होता है, if you did not tell him, told किस में बदल जाता है, tell में, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भी 2 क्लाउजेस हैं, एक हो गया unless से जुड़ा हुआ क्लाउज और एक हो गया wouldn't have known। तो जाहिर सी बात है ये कंजंक्शन है, तो ये हमेशा डिपेंडेंट क्लाउज होगा और ये हमेशा इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। और भी एग्जांपल्स मैं लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्दी आगे आने वाले सेशंस में, जहाँ की हम लोग टिल और अंटिल से रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस वहां पर देखेंगे, ताकि और भी जो कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो सेंटेंस के सहारे हम लोग और भी ज्यादा क्लियर करेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट देखते हैं, पास्ट कंडीशनल टेंसेस, पास्ट या कंडीशनल टेंसेस। यस, यूज इन टाइप 3 कंडीशनल टू एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। यस, हम लोग क्या है अभी भी मैंने डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है उस तरीके से यूज किया मैंने, यहाँ इसी पॉइंट को क्या है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। यू वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू
he would have informed you unless you had met him. वह तुम्हें इन्फॉर्म कर देता, यानी तुम्हें सूचना दे देता अगर तुम उससे नहीं मिले होते। यानी कि तुम अगर उससे नहीं मिले होते तब ये सूचना दिया जा सकता है तुमको, लेकिन तुम उससे मिल गए तो तुम्हें सूचना नहीं दिया, ये कहने का मतलब हुआ। He would have informed you unless you had met him. वह तुम्हें सूचना दे देता अगर तुम उससे नहीं मिलते। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारा पहला क्लाउज है और ये हमारा दूसरा क्लाउज है। अनलेस का यूज ऐसा क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन किया जा रहा है कंजंक्शंस के रूप में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक और इसका यूज है, देख लेते हैं। डू नॉट यूज अनलेस विद अ नेगेटिव वर्ब, एज अनलेस ऑलरेडी implies a negative conditions। yes, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि unless के साथ क्या हम लोग नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स होते हैं। unless you don't study, आप यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि unless के साथ हम लोगों ने क्या है, यहाँ पे do not का यूज किया है, जबकि क्या है कि unless के साथ हम लोग क्या है नेगेटिव वर्ब का यानी कि डोंट का, नॉट का, नो का यूज नहीं करते हैं। ओके, अगर ये दूसरा सेंटेंस देखते हैं, अनलेस यू स्टडी, जब तक कि तुम पढ़ोगे नहीं, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है, और ये सेंटेंस हमारा गलत है। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि आज हम लोगों ने क्लियर किया टिल और अनटिल या अनलेस को लेकर, जहां पे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको रखे यानी एक्सप्लेन किया, और हम लोगों ने कंपेयर किया कि किस किस तरीके से यूज किया जाता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो आज के सेशन में इतना ही था। ऑफ कोर्स विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन फॉर एक्सरसाइजेज और अ न्यू टॉपिक। फॉर दैट बी विथ मी, कंटिन्यू द जर्नी विद अस शोल्डर टू शोल्डर। ऑफ कोर्स जो कि मैंने आपके सामने एक प्रपोजल रखा है, प्रस्ताव रखा है। वी विल जस्ट एक्सपीरियंस द जर्नी, वी विल जस्ट go to the journey shoulder to shoulder from basics to advance, zero to advance with me. Okay, so if you are new here, please subscribe my channel, like my videos, shares and subscribe, and hit the icon bell. To those students or the English learners who are new and they want to enhance and develop their knowledge in English area, not only in grammatical and of course in speaking as well. So all the things must help them. Okay, we'll meet in the next session. Till then, good night.